अध्याय 221 सहनशीलता पैलेट बनाने में सफलता। नदियों और पहाड़ों की भव्यता। जब अर्जुन ने वह मधुर आवाज सुनी तो उसके दिल में तुलनात्मक खुशी खिली। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। पूरे दिन चरम ध्यान और एकाग्रता की अवस्था में रहना बहुत थकाने वाला था और सामान्य लोग द्वारा नहीं किया जा सकता था। मानसिक दृढ़ता वह कारण भी था कि रसायनाचार्य अन्य पेशों की तुलना में अधिक मजबूत थे। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। उसके लिए 24 घंटे तक उस विशेष एकाग्रता की अवस्था में रहना ज्यादा नहीं माना जा सकता था। हालांकि क्षमता फल खाने के बाद उसकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में बहुत बड़ी वृद्धि हुई थी। इसके अलावा स्मॉल रिवाइटलाइजिंग पैलेट्स की तुलना में सहनशीलता पैलेट्स बनाने की कठिनाई कई गुना कम थी। अपने स्वर्ण कॉल्ड्रॉन को खोलते हुए अर्जुन ने देखा कि उसमें 10 से अधिक पैलेट्स थे। प्रत्येक पैलेट अंगूर के आकार की थी और इसका पीला रंग था। इसके बावजूद ये चमकदार और पारदर्शी थी, जबकि एक शानदार प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी। अर्जुन ने तुरंत एक पैलेट का सेवन किया क्योंकि उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से अपनी घूमती प्राण के साथ इसे जल्दी से घोल दिया। एक गाढ़ और गर्म धारा उसके प्राणकुंड में प्रवेश किया क्योंकि इसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या से खर्च की गई प्राण की भरपाई की। इसके अलावा इसने हड्डियों और मांसपेशियों के लिए ऊर्जा पोषण भी प्रदान किया। सहनशीलता एक अच्छी चीज थी, लेकिन वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता था। एक पैलेट खत्म करने के बाद अर्जुन ने पाया कि प्रभाव थोड़ी देर के बाद पीक गए। ऐसा लगता है कि यह पैलेट प्रति व्यक्ति केवल एक बार सेवन किया जा सकता है। अर्जुन ने कुछ अफसोस के साथ सोचा। इसे अर्जुन द्वारा बनाई गई वास्तविक पैलेट्स में से सेकंड प्रकार माना जा सकता था, उसके गोल्डन सोर ऑइंटमेंट को छोड़कर। वह अपनी रसायन कला के परिणामों को देखकर बहुत खुश और संतुष्ट था। इस नव महाद्वीपों की दुनिया में सबसे आदरणीय पेशा रसायन कला था। अर्जुन सोच रहा था, अब तक उसे एक रसायनाचार्य माना जा सकता था। गोल्डन सोर ऑइंटमेंट की गिनती करने पर उसने केवल 3 प्रकार की औषधीय पैलेट्स बनाई थी। ये 3 प्रकार की दवाएं दूसरों को एक पूरे जीवन की अमीरी के लिए पर्याप्त होंगी। बस अग्नि पक्षी के बारे में सोचते हुए उसके दिल में खुशी खिली। अग्नि पक्षी उसका खजाना था, कुछ ऐसा जो उसके अपने पंखों के समान था। भविष्य में वह नव महाद्वीपों की यात्रा के लिए उस पर निर्भर करेगा। उस विशाल वतों वृक्ष के नीचे चलते हुए अर्जुन ने अग्नि पक्षी को बुलाया। एक सुंदर स्पष्ट पक्षी की चिल्लान सुनाई क्योंकि अग्नि पक्षी प्रेमपूर्ण अर्जुन के सिर के चारों ओर घूमते हुए घूम रहा था। अर्जुन पहले से ही अग्नि पक्षी के ऐसा करने के आदी हो गया था। यदि कोई अन्य सामान्य लोग इस दृश्य को देखते तो वे निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होते। अर्जुन ने एक सहनशीलता पैलेट अग्नि पक्षी के मुंह में रखी। एक क्षण बाद अग्नि पक्षी से एक लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी। रोशनी इतनी शानदार थी कि ऐसा लगा जैसे कोई फीनिक्स अपने निर्वाण पुनर्जन्म से गुजर रही हो। अग्नि पक्षी खुशी से चिल्लाई जबकि यह अर्जुन के सिर के ऊपरी हवा में घूमते हुए जारी रही। अर्जुन ने सेकंड पैलेट निकाली। इसे देखकर अग्नि पक्षी की चिल्लायां उत्साह में तीख हो गईं। अर्जुन ने सेकंड पैलेट को उसके मुंह में रखा जब लाल रोशन की चमक फिर से चमकी। अर्जुन ने अग्नि पक्षी के भाव का आनंद लिया जब एक दिव्य पक्षी का भव्य तरीका सेवन के दौरान चमका। वह जानता था कि लाल रोशन की चमक सहनशीलता पैलेट के प्रभावशील होने का संकेत था। अर्जुन बहुत खुश था, लेकिन वह जानता था कि 2 पैलेट्स पहले से ही अग्नि पक्षी के लिए सीमा थी। भले ही वह अधिक सेवन करता, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इस दुनिया में ऐसी कोई अच्छी चीज नहीं होगी जिसकी कोई प्राकृतिक सीमा न हो। इसके बावजूद अग्नि पक्षी की गंभीर चिल्लाइयों पर अर्जुन ने थर्ड पैलेट निकाली और उसे अग्नि पक्षी के मुंह में रखा। इस बार कोई अन्य प्रभाव नहीं हुआ। इस प्रयोग से अर्जुन अपने अनुमान की पुष्टि कर सकता था। मनुष्यों के लिए सीमा 1 पैलेट थी, जबकि दानवी पशुओं के लिए सीमा 2 पैलेट्स थी। कल के लिए उसने सागरचंद्रा और बाकी को कुछ पैलेट्स देने का इरादा किया। सागरचंद्रा, महासागर दंपति और अग्निज्वाला सभी को 3-3 की जरूरत थी। इसके कारण अर्जुन थोड़ा निराश था क्योंकि उसके पास कुल में केवल 5 पैलेट्स बचे थे। लाचार अर्जुन केवल दांत मुंह बिला सका शेष सामग्री का उपयोग करके 10 और सहनशीलता पैलेट्स बनाने के लिए। अर्जुन को अपनी सफलता दर पर शक नहीं था। वह महाद्वीप पर अन्य अधिकांश रसायनाचार्यों से अलग था जिनकी सफलता दर केवल 10% होती थी। वे 10 में से 9 बार विफल हो जाते थे। कारण ये हो सकता है कि उसकी आदिम अग्नि थी या शायद उसका गोल्डन फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रॉन था। दूसरों की तुलना में उसकी सफलता दर कहीं अधिक थी। उसका गोल्डन फ्लिंट आयरन कॉल्ड्रॉन उसकी सफलता दर में 10% वृद्धि करने में सक्षम था, जिससे उसे अतीत नहीं विफल होने का अनुभव था। अगले यादृच्छिक पैलेट, जिसे ब्यूटी पैलेट कहा नाम दिया गया था, को देखते हुए उसे अभी भी 108,000 कोस के अनुभव की आवश्यकता थी इसे पहुंचने के लिए। सौभाग्यवश अर्जुन ने पाया कि स्मॉल रिवाइटलाइजिंग पैलेट की प्रत्येक सफलता 1000 अनुभव देती थी, जबकि सहनशीलता पैलेट की प्रत्येक सफलता 500 अनुभव देती थी। क्या दुर्भाग्य था कि अब कोई और सामग्री नहीं बची थी।
यदि नहीं होती तो वह स्थानिक क्षेत्र के समय फैलावा प्रभाव का दुरुपयोग करके अपने अनुभवन बहुत बढ़ा देता। एक दिन बाद अर्जुन ने सहनशीलता पैलेट दूसरों को दिया। इस बार महासागर दंपति बुरी तरह से आश्चर्यचकित थे। सागर चंद्रा का तो कोई जिक्र नहीं था। वह इस रहस्यमय आदम को बेवकूफ रूप से घूर रही थी। वह जानती थी कि इस पैलेट की औषधीय रेसिपी अत्यंत महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से हीरा फ्रूट सहनशीलता फल जैसी सामग्री जो प्राप्त करना बहुत मुश्किल थी। उसने उस छोटी बोतल में रखी 3 पैलेट्स को देखा जो अर्जुन ने उसे दी थी। उसके कानों में अभी भी अर्जुन की आवाज गूंज रही थी, एक मनुष्य केवल 1 सेवन कर सकता है, जबकि दानवी पशु 2 सेवन कर सकते हैं। अधिक खाने से कोई प्रभाव नहीं होता। मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। सागर चंद्रा ने अपना सिर नीचे किया। अर्जुन ने महासागर दंपति को 3 पैलेट्स पास किए, साथ ही अग्निज्वाला को 3 पैलेट्स, क्योंकि वह मुस्कुराया। जब तुम्हारा भविष्य में कोई सवारी हो तुम्हें इसे याद रखना होगा। अग्निज्वाला ने एक आकर्षक लेकिन चालाकी मुस्कुराहट के जवाब में, जिससे अर्जुन उसके रवैया में बदलाव पर आश्चर्यचकित हुआ। ऐसा लगता है कि अब वह उससे बचने से नहीं रहेगी। महासागर दंपति समझ गए कि ऐसी उच्च स्तर की पैलेट बनाना बहुत समय खपत था। सहनशीलता पैलेट को पहले स्तरीय किंग ग्रेड पैलेट माना जा सकता था। महासागर शक नहीं सका। अर्जुन को रेसिपी केवल 24 घंटे पहले प्राप्त हुई थी, और सामग्री कितनी कीमती थी। इतने कम समय में उसने इस ग्रेड की इतनी सारी पैलेट्स कैसे बनाई। अर्जुन ने महासागर दंपति को 3 पैलेट्स इसलिए दिए क्योंकि उसे पता था कि उनकी शायद एक सवारी होगी। ये वही राशि थी जो उसने सागर चंद्रा और अग्निज्वाला को दी थी। अरे सागर चंद्रा, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे हरित मेघ फर्नीचर नगरी जाना है। अर्जुन ने हंसा। सागर चंद्रा बेजुबान थी। यह आदमी बहुत बेशर्म था। उसे 1 इंच देने दो और वह 1 मील चाहता। उसने पहले ही आदत से उसे सागर चंद्रा बुलाना शुरू कर दिया था। सागर चंद्रा केवल अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन को बेजुबानी से देखते हुए एक बड़ा चांदी के नोटों का बंडल उसे दे दिया। सागर चंद्रा दीदी, चलो साथ में जाते हैं। गॉडफादर ने कहा था कि वहाँ की कैलीग्राफी और चित्रकलाएं काफी अच्छी हैं। अग्निज्वाला ने खुशी से कहा, ठीक चलते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है और हम किसी भी योजना नहीं थी। क्या कोई आदम हमें उसके साथ जाने का स्वागत करेगा? सागर चंद्रा ने जानबूझकर अर्जुन की ओर देखा। अंत में तीनों ने हरित मेघ फर्नीचर नगरी में प्रवेश किया। कहाँ है कैलीग्राफी और चित्रकलाएं? अग्निज्वाला ने दुकान में प्रवेश करते ही पूछा। अर्जुन ने जानबूझकर फ्रंट डेस्क पर उस लालची छोटी बहन की ओर अपनी नजर बदली। अर्जुन को 2 अन्य लड़ियों के साथ देखकर काउंटर लड़ी थोड़ी निराश हुई और एक छोटी ईर्ष्या महसूस किया। अर्जुन महसूस किया कि इस महान दुकान में फर्नीचर का संग्रह बहुत पूर्ण था और उसने वास्तव में कई ऐसी चीजें पाई जो वह चाहता था। अपने दिल में खुशी महसूस करते हुए उसे ऐसी इच्छा महसूस हुआ कि जो चीज उसे पसंद आई उसे खरीदने की इच्छा थी। उस क्षण उसने इसके साथ परिचितता का एक अनुभव महसूस किया। दूर स्क्रीन की ओर देखते हुए अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि उसे कुछ स्क्रीन की जरूरत थी। अपने आगमन के तुरंत बाद उसने पहले ही 2 लड़ियों से अलग हो गया क्योंकि वह महासागर ने बताया था कि कला की कल्पना। फूल पैटर्न स्क्रीन। अर्जुन ने एक क्लासिक फूल पैटर्न स्क्रीन को देखते हुए याद करते हुए एक शानदार छोटी अविश्वास्यता के स्पर्श के साथ आम निकाला। बड़ी और छोटी स्क्रीन थी। इन सब का भविष्य में अच्छा उपयोग होगा क्योंकि वे एक कमरे को छोटे क्षेत्रों में बांट सकती थीं। अर्जुन आगे घूमता रहा और पाया कि यहाँ का अधिकांश फर्नीचर वे चीजें थी जो उसे पहचान में आती थी। जैसे जैसे वे सभी फर्स्ट और सेकंड स्तर की चीजें थीं जिन्हें वह पहचानता था। उन थर्ड और फोर्थ स्तरों के लिए अर्जुन ने अभी तक कोई नहीं देखा था। भूरची कैबिनेट। अर्जुन ऐसी सामान्य फर्नीचर को देखकर स्तब्ध था। उसे ऐसी सामान्य वस्तुओं के लिए अब कोई भावना नहीं था। लाल लकड़ी आठ अमृत्य मेज। अर्जुन ने एक आयताकार मेज की ओर अपनी नजर घुमाया जिससे एक सुगंध आ रहा था। अर्जुन जानता था कि यह सेकंड स्तर के फर्नीचर के शिखर पर कुछ था। इसे पहले से ही बहुत शानदार माना जा सकता था। जैद बाग प्रिंस मेज। यह मेज शीर्ष गुणवत्ता वाली लाल लकड़ी से बनाया गया था। इस पर कृषि बाघों के नमूने थे और उस पर सफेद जैद आभूषण सजावट थे। अर्जुन को इस मेज की गहरी छाप थी क्योंकि यह वह चीज थी जो वह पसंद करता था। तत्काल बिता क्षेत्र से बाहर निकलते हुए अर्जुन आगे घूमता रहा। हाय, मैं बिस्तरों के बारे में लगभग ही भूल गया। अर्जुन ने दुकान के बिस्तरों के अनुभाग में प्रवेश करते हुए चिल्लाया। जब उसने विभिन्न प्रकार के बिस्तरों की पंक्तियों को देखा उसे लगा कि उसका दृष्टिकोण विस्तार हो गया था। अर्जुन आगे नहीं चला क्योंकि उसने अपनी याददाश्त में कुछ ऐसे बिस्तरों के बारे में सोचा जो वास्तव में चाहता था। अष्टत्रिक दुष्ट दमन कच्चवा में अष्टत्रिक का चित्र था और ऐसा माना जाता था कि ये दुष्ट दूर भगा सकता था। अमर पर्दा। विशेष लकड़ी सामग्री से बना एक बिस्तर। यह आरामदायक था और उपयोगकर को ताज़ा और आरामदायक महसूस कराया। थकावट भूलने में मदद करेगा या यहाँ तक कि सुंदर सपने का प्रेरित करेगा। ड्रैगन और फीनिक्स बिस्तर बैंगनी सैंडलवुड से बना था।
इस पर ड्रैगन और फीनिक्स के चित्र अविश्वसिक और जीवंत थे। रात्रि सपने, एक किंवदंती बिस्तर का नाम, जो एक बिस्तर था जो इस पर सोने पर सोते ही अपनी सभी चिंताओं को भूल देगा। यह इस दुनिया में 5 अमूल्य किंवदंती बिस्तरों में से एक था। ये सब अर्जुन की याददाश्त में थे। हालांकि वह अभी भी महसूस करता था कि अष्टत्रिक दुष्ट दमन कच्चवा रात्रि सपने और ड्रैगन और फीनिक्स बिस्तर से कम नहीं था। इसके बाद अर्जुन सेकंड स्तर पर जाने की इच्छा की। हालांकि पहले स्तर पर उसकी कोई नजर नहीं थी। जैसे ही वह सेकंड स्तर पर कदम रखा, अर्जुन आश्चर्य में घबराया। यहाँ की वस्तुएं कम से कम एक स्तर उच्च गुणवत्ता और ग्रेड के थे जो पहले स्तर पर फर्नीचर पर थे। न केवल वही नहीं था, बल्कि एक असामान्य चमकदार स्क्रीन ने उसकी नजर पकड़ी। भव्य नदियों और पहाड़ों की एक चित्रकला स्क्रीन पर चमकदार रंगों के साथ चित्रित थी, जो इसे और भी सजावट कर रही थी। क्या अद्भुत शिल्प! ये सबसे अधिक नील घरों को भी खुशी का माहौल जोड़ सकता था। अर्जुन बहुत उत्तेजित था। आखिरकार उसने थर्ड स्तर का फर्नीचर देखा। अध्याय 222 उड़ता हुआ श्वेत सारस, रहस्यमयी महिला। भव्य नदियां और पर्वत, खड़ी जाली पर पहाड़ों और नदियों का चित्र बना हुआ था। ये बहुत ही रंग बिरंगा था। इसकी कारीगरी उत्कृष्ट थी और यह एक आरामदायक घर में खुशी का एक स्पर्श जोड़ देती। अर्जुन खुश था कि उसे आखिरकार तीसरी श्रेणी की एक फर्नीचर वस्तु दिखाई दी थी। इस भव्य नदियों और पर्वतों वाली खड़ी जाली को देखकर अर्जुन इसकी भव्यता से गहराई तक आकर्षित हो गया। इसमें एक अवर्णनीय सौंदर्य था जिसकी भव्यता को अब सुंदर शब्द से नहीं बयां किया जा सकता था। चाहे कोई भी वस्तु कितनी भी सुंदर या उत्कृष्ट क्यों न हो, यह इस भव्य पर्दे के सामने हीन और अयोग्य लगती। ये कुछ ऐसा था जैसे सागर चंद्र के सौंदर्य में एक भव्यता थी। यह उतना ही सुंदर था जितना कि एकलता का सौंदर्य जो शहरों और देशों को तबाह कर सकता था, और यह उतना ही सुंदर था जितना कि अग्निज्वाला का सौंदर्य जो देश और उसके लोगों के लिए कष्ट ला सकता था। इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन था, ये व्यक्ति की अपनी पसंद पर निर्भर करता था। खड़ी जाली की लंबाई 5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर से अधिक थी। चित्र में ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ हड्डियां हैं, नदियां आत्मा हैं, आकाश और पृथ्वी कागज है। बहते पानी की धाराएं थीं और कोई हवा में उड़ते हुए विशाल पशु को धुंधले से देख सकता था। पहाड़ों पर कुछ पशुओं की धुंधली आकृतियां भी थीं और एक पहाड़ की चोटी पर एक बहुत ही छोटी मानव आकृति थी। यह एक ऐसा चित्र था जिसमें एक बहुत ही मजबूत शक्ति भरी हुई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत मनमोहक था। अर्जुन ने भी महसूस किया कि इस चित्र को बनाने वाले व्यक्ति के पास बहुत अच्छे कौशल के साथ साथ एक मजबूत मानसिक ऊर्जा भी थी। इस पर्दे को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि मनुष्य सच में बहुत ही नगण्य है। एक खड़ी जाली से निकलने वाली भव्य ऑरा पहले से ही उसे ऐसा एहसास करा रही थी। अर्जुन बहुत जानना चाहता था कि कलाकार की साधना किस स्तर की थी। बस उसे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी उच्च स्तरीय खड़ी जाली के साथ साथ उस पर बना चित्र फर्नीचर के साथ ही क्यों वर्गीकृत किया गया था। पर्दा एक उत्कृष्ट कारीगरी वाली एक नाजुक कलाकृति की तरह अधिक महसूस होता था। अर्जुन ने दूर से इस भव्य नदियों और पर्वतों वाली खड़ी जाली को देखा और नव महाद्वीपों के संसार में मौजूद दिलचस्प चीजों और कुछ छिपी रहस्यमय बातों पर खुद से ही आश्चर्य प्रकट किया। अर्जुन को चित्रों को देखना पसंद था और विशेष रूप से 2 प्रकार के, अर्थात सुंदर महिलाओं के चित्र और पर्वतों और नदियों के चित्र। पूर्व व्यक्ति को खुशी का एहसास कराते थे और मानसिक रूप से समृद्ध करते थे। बाद वाले, विशेषकर उसके सामने जैसे भव्य चित्र, न केवल किसी के दृष्टिकोण का विस्तार करते थे, बल्कि किसी के हृदय का भी विस्तार करते थे ताकि कोई व्यक्ति कुएं के तल पर बैठे मेढक की तरह अवरोध पर अटका न रहे। अर्जुन चित्र के पास गया और उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह इसे देखता गया, उतना ही वह इसे पसंद करने लगा। देखते हुए कि इसकी कीमत 5 लाख चांदी के सिक्के थे, अर्जुन को लगा कि यह एक ऐसी कीमत थी जिसे वह स्वीकार कर सकता था। हालांकि यह बाघ के अवतरण वाले चित्र से 5 गुना अधिक महंगा था। अर्जुन को लगा कि यह इसके लायक था। क्योंकि अर्जुन इस खड़ी जाली के सामने लंबे समय तक खड़ा था, तो हरित में एक फर्नीचर नगर की वर्दी पहने एक महिला उसके पास आई। नमस्ते, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? उसका स्वर मीठा था, उसकी मुस्कान दिल को छू लेने वाली थी और उसकी उपस्थिति भी काफी अच्छी थी। वह एक लंबी और पतली महिला थी जिसकी त्वचा सुंदर और गोरी थी, और जब वह बात करती थी तो उसके छोटे मुंह के पीछे सुंदर सफेद दांतों के थोड़े हिस्से दिखाई देते थे जो किसी को एक सुखद एहसास देते थे। अर्जुन ने अपने सामने की मनमोहक महिला को देखा, विशेष रूप से उसकी चमकती आंखों को जो रात के आकाश में तारों की तरह थीं। उसने विलाप किया कि इतनी सुंदर युवती केवल यहाँ एक दुकान सहायक क्यों है? ज्यादा कुछ नहीं। क्या दुकान में इस गुणवत्ता की बहुत सी वस्तुएं हैं? क्या इससे भी अधिक गुणवत्ता की कोई चीज है? अर्जुन ने सामान्य रूप से पूछा। ये पहली मंजिल में पहले से ही उत्कृष्ट मानी जाती है, लेकिन कुछ अन्य वस्तुएं हैं जो इसके बराबर हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें आपको परिचित कराऊं? अर्जुन सुन सकता था कि महिला का स्वर बहुत शांत था, और हालांकि यह एक बहुत ही सुखद स्वर था, इसमें कोई लुभावनापन, सुन्न करने वाला, शर्मीला, बौछारदार, तीखा या नशीला स्वर नहीं था। उसका स्वर बहुत कोमल था, जैसे वह पड़ोस की एक सुंदर लड़की से बात कर रहा हो।
उसका स्वर तीखा और स्पष्ट नहीं था। ये बहुत अच्छा था और यह किसी को इसमें और अधिक डूबता जाता। अपने चारों ओर फर्नीचर की अविश्वसनीय संख्या देखकर उसने सोचा कि उन अच्छी वस्तुओं के साथ उसे लंबा समय लगेगा। इसके अलावा इस तथ्य के कारण कि महिला बहुत सुंदर थी और किसी को एक सुखद एहसास देती थी, अर्जुन को लगा कि उसके साथ रहना एक सुखद अनुभव होगा। तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा। सही कहा, मैं ये खरीद रहा हूँ। बाद में आप मुझे कैशियर के पास भी ले चल सकती हैं। अर्जुन जानता था कि इस महिला को उसके द्वारा खरीदी गई चीजों पर कमीशन मिलेगा। कोई परेशानी नहीं, कृपया मेरे साथ चलिए। महिला न तो विनम्र थी और न ही जोर दिखाते हुए और न ही वह अत्यधिक खुश दिखाई दी जब उसने सुना कि अर्जुन खड़ी जाली खरीदने जा रहा था। जाहिर है उसने इस पूरे समय में अपनी मुस्कान बनाए रखी। अर्जुन महिला के पीछे गया और उसने उसके विशेष रूप से सुंदर नितंबों को देखा। हालांकि वह बड़ा नहीं था, लेकिन वह उछालदार और गोल था और यह उसकी कमर के साथ साथ उसकी लंबी और सुंदर टांगों के जोड़ी के साथ अच्छा मेल खाता था। जबकि वह चलती थी, उसका नर्म और हल्का झूमता हुआ कदम उसे बहुत ही सुखद एहसास देता था। सर, यह उड़ता हुआ श्वेत सारस है। इसे यहाँ के सबसे अच्छी वस्तुओं में से एक माना जाता है। महिला का कोमल सुखद स्वर गूंजा और अर्जुन के अश्लील विचारों में बाधा डाला। हालांकि जब उसने वस्तु का नाम सुना तो वह बहुत उत्साहित हो गया। वह फीनिक्स के गर्व के चित्र के बारे में सोचता ही कैसे रह सकता था और इस उड़ते हुए श्वेत सारस को भूल सकता था। अर्जुन अब अपने पिछले जन्म के ज्ञान के अनुसार वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में परवाह नहीं करता था। जब तक वस्तुएं उसके लिए उपयोगी थीं, उसे कोई परवाह नहीं था कि वे पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी या तीसरी श्रेणी की चीजें हैं या नहीं। अर्जुन ने उस दिशा में देखा जिसकी ओर महिला ने इशारा किया और उसने 3 मीटर से अधिक लंबाई और चौड़ाई वाला एक पर्दा देखा। हालांकि वह नहीं बता सकता था कि यह किस सामग्री से बना था, लेकिन उसे लगा कि यह किसी प्रकार के मूल्यवान रेशम से बुना गया हो सकता है। पर्दे पर बना चित्र एक हिम श्वेत सारस का था जो हरियाली के बीच उड़ने वाला था। इस पर्दे ने उसे बाघ के अवतरण वाले चित्र के साथ साथ खड़ी जाली पर बने भव्य दृश्य से एक अलग प्रतिध्वनि दी। बाघ के अवतरण वाले चित्र पर ऑरा पर जोर दिया गया था, तीक्ष्णता पर, और ऐसा लगता था जैसे इसने मजबूत ऑरा एकत्र किया हो और फिर उसे छोड़ दिया हो। यह एक राजसी ऑरा था जो साहपूर्वक आगे बढ़ता। खड़ी जाली अधिक भव्य थी और जब इसे एक साथ रखा गया तो बाघ के अवतरण वाला चित्र भी एक होनहार आदमी के सामने खड़े बच्चे जैसा लगता। एक चित्र एक व्यक्ति के ऑरा पर केंद्रित था, जबकि दूसरा आकाश और पृथ्वी का था। इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। हालांकि उड़ता हुआ श्वेत सारस किसी को एक आरामदायक और आराम से भरा एहसास देता था। चित्र में हरियाली बहुत सुंदर थी और सारस नदी के किनारे खड़ा था और वह उड़ने वाला था। उसने अपना शरीर फैलाया हुआ था जिससे एक सामंजस्यपूर्ण और प्राकृतिक एहसास हुआ। अर्जुन ने शांति से सारस को देखा जैसे वह इसमें से कुछ की सराहना कर सकता था। उसके चेहरे पर एक नशीली मुस्कान थी और वर्दी वाली महिला मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही जब तक कि वह आखिरकार शर्मीले अंदाज में दूर मुड़ नहीं गई। बहुत लंबे समय के बाद अर्जुन आखिरकार होश में आया और उसने देखा कि इसकी कीमत भी 5 लाख चांदी के सिक्के थी। अर्जुन अब पैसे की अवधारणा पर नहीं था और जब तक उसके पास पर्याप्त पैसा था, 5 लाख चांदी के सिक्के तो छोड़िए, वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे खरीद लेता, भले ही ये 10 लाख या 20 लाख चांदी के सिक्के क्यों न हो। और कौन सी वस्तुएं हैं, मुझे देखने ले चलो। अर्जुन मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से उड़ते हुए श्वेत सारस को खरीदेगा और हालांकि उसने एक बार में 10 लाख चांदी के सिक्के खर्च कर दिए थे, वह जो प्राप्त किया उससे बहुत खुश था। 10 लाख चांदी के सिक्कों को कम न आंकें। यहाँ तक कि कुछ अच्छी तरह से समृद्ध परिवार भी इतनी राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि किसी के पास 10 लाख चांदी के सिक्के हैं तो उसे अमीर माना जाएगा। महिला ने मीठे से मुस्कुराया और वे एक अन्य क्षेत्र की ओर बढ़े। इस बार अर्जुन ने महिला के सुंदर नितंबों को नहीं घूरा, उसने अपनी बाईं और दाईं ओर फर्नीचर को देखा। रास्ते में उसने कुछ ऐसी वस्तुएं पहचानी जो उसके ज्ञान के अनुसार सामान्य थीं। दूसरी मंजिल पर रखी वस्तुएं सभी उत्कृष्ट कारीगरी की थीं। इस स्तर पर सबसे खराब भी नीचे की मंजिल पर सबसे अच्छे के बराबर थे। अर्जुन को वस्तुओं को देखना अच्छा लगता था, लेकिन जब उसने अविश्वसनीय कीमतें देखी तो वह इस फर्नीचर नगर का वास्तविक मूल्य क्या था इसकी कल्पना नहीं कर पाया। हालांकि उसे उत्सुकता थी कि इस फर्नीचर नगर का मालिक कौन है। अर्जुन को लगा कि यह या तो अमर तलवार संप्रदाय, आनंदमय संप्रदाय या शाही पशु संप्रदाय होना चाहिए। मेजों के क्षेत्र की ओर जाते हुए उसने देखा कि वहां सभी प्रकार की मेजें थीं, कुछ तो कुर्सियों के सेट के साथ भी आती थीं। हालांकि यहाँ की वस्तुओं की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से नीचे की मंजिल की वस्तुओं से कहीं अधिक थी। ये 100 पशु दुष्ट दमनकारी मेज है, सबसे मूल्यवान सहस्राब्दी लाल चंदन से बनी है और इसे बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से बनाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 100 पशुओं के चित्र दुष्ट शक्तियों को दबा सकते हैं और कमजोर पशु इसके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। महिला ने लाल चंदन की मेज और कुर्सियों के सेट की ओर इशारा किया जिन पर विभिन्न दानवी पशुओं के चित्र बने थे।
जब अर्जुन उनके पास आया तब उसे एहसास हुआ कि मेज और कुर्सियां भी इतनी अभूतपूर्व भावना दे सकती हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कई लोगों को ऐसी वस्तुओं को संग्रह के रूप में रखने की आदत थी। 100 पशुओं के चित्र जीवंत रूप से उकेरे गए थे, प्रत्येक विभिन्न मुद्राओं में प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन पूर्ण समन्वय के साथ। इसके साथ कुर्सियां आती थीं जो अर्जुन के परिचित थीं, बस उन पर पशुओं के कई चित्र उकेरे गए थे। अर्जुन को अचानक अपनी 9 पशु अनुकरण विद्या की याद आई। उसने केवल एक बाघ के अवतरण वाले चित्र के मूल्य के बारे में सोचा और तय किया कि वह इसे नहीं छोड़ेगा। और कौन सी चीजें हैं इन जैसी वस्तुएं? अर्जुन ने नोटिस किया कि काफी समय बीत चुका था और वह सोच रहा था कि सागरचंद्रा और अग्निज्वाला क्या कर रही थीं। एक और वस्तु है जो इसके समान गुणवत्ता की है, ये भी उच्चतम गुणवत्ता वाले सहस्राब्दी लाल चंदन से बनी है। मुझे बस यकीन नहीं है कि क्या आप इसमें रुचि रखेंगे। ये कहते हुए महिला थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। अर्जुन ने महिला के भाव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने सुना कि यह 100 पशु दुष्ट दमनकारी मेज के समान गुणवत्ता का है, तो वह जल्दी से बोला, तो चलिए जाकर देखते हैं। दूसरी मंजिल पर लोगों की संख्या केवल पहली मंजिल के लोगों का 10% थी, इसलिए अर्जुन दूसरी मंजिल के विशाल क्षेत्र में बिखरे हुए लोगों को ही देख सकता था। लेकिन हालांकि यह बिखरा हुआ था, फिर भी कम से कम 200 से 300 लोग थे। जब अर्जुन ने इन मूल्यवान वस्तुओं को देखा तो उसे एक भयानक एहसास हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुंदर महिला ने उसे शौचालय के कटोरे के क्षेत्र में ले जाया था और अर्जुन ने वहां एक ऐसा भी देखा जो उसे परिचित था, लाल चंदन का शौचालय का कटोरा। अर्जुन को समझ में आ गया कि महिला पहले शर्मा क्यों रही थी। महिला को देखने के बाद उसने अपनी नजरें बेहद महंगे शौचालय के कटोरे पर वापस ले लीं। ये पहली बार था कि अर्जुन ने लकड़ी से बना शौचालय का कटोरा देखा था, लेकिन उसे कहना पड़ेगा कि यह लाल चंदन बहुत सुंदर था। यदि कोई अद्वितीय सुंदरता वाली सुंदरी इस लाल चंदन के शौचालय के कटोरे का उपयोग करे तो शायद यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य हो। हालांकि अर्जुन ने लाल चंदन का शौचालय का कटोरा नहीं खरीदा, लेकिन उसने भव्य दृश्य वाला चित्र वाली जाली, उड़ता हुआ श्वेत सारस और 100 पशु दुष्ट दमनकारी मेज खरीद ली। एक पलक झपकते ही उसने 20 लाख चांदी के सिक्के खर्च कर दिए। अर्जुन को सागरचंद्रा और अग्निज्वाला नहीं मिली और जब उसने कैशियर से पूछा तो उसे बताया गया कि वे पहले ही चली गई हैं। अर्जुन ने उस महिला का धन्यवाद किया जिसने उसे लालसा भरी आंखों से देखा। जब उस सुंदर महिला ने अर्जुन द्वारा आज खरीदी गई वस्तुओं को देखा तो वह पहले से ही उसे एक कोमल नजर से देख रही थी, जिससे अर्जुन भाग जाने का मन कर रहा था। वह तीसरी मंजिल को देखना चाहता था, लेकिन उसे बताया गया कि वह जनता के लिए नहीं खुली थी और वहाँ कोई फर्नीचर भी नहीं था। इसलिए विदाई लेने के बाद वह उस गाड़ी पर सवार होकर चला गया जिसे उसने किराए पर लिया था। एक महिला जिसकी सुंदरता सागरचंद्रा के बराबर थी, हरित मेघ फर्नीचर नगर की तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी सुंदर बाहें थीं और चमकती काली आंखों की एक जोड़ी थी जो एक रहस्यमय चमक फैलाती थी। हालांकि वह लंबी और पतली थी, वह कामुकता से भरी हुई थी और भले ही वह सादे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थी, वे उस पर आश्चर्यजनक रूप से शालीन लग रहे थे। वह शालीन आकर्षण जो वह फैलाती थी वह थोड़ा एकलता के समान था। वह एक बर्फ की तरह ठंडी सुंदरता नहीं थी, वह एक ऐसी थी जो शक्ति और बर्फ की ठंडक के बीच भटकती थी। उसकी सुंदरता एक ऐसी थी जो अवास्तविक और उड़ती हुई लगती थी। उसने देखा कि 3 वस्तुएं एक युवा व्यक्ति द्वारा खरीदी गई थीं और वह इन वस्तुओं पर बने चित्रों में, विशेष रूप से दानवी पशुओं के चित्रों में विशेष रूप से रुचि ले रहा था। उस युवा व्यक्ति की जांच करो, महिला ने बिना सिर घुमाए धीरे से कहा। उसका स्वर भी उड़ता हुआ था जिसे समझना मुश्किल था। अपनी बात खत्म करने के बाद उसके पीछे कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और महिला जारी नहीं रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा से बात कर रही हो। एक सुदूर क्षेत्र में अर्जुन ने सभी फर्नीचर को बैंगनी जैद अमरलोक में रख दिया था, इससे पहले कि वह गाड़ी से गायब हो गया। इससे गाड़ी चलाने वाले को ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा था और यदि उसकी जेब में अतिरिक्त पैसा नहीं होता तो वह विश्वास कर लेता कि सब कुछ केवल एक भ्रम था। अर्जुन के गायब होने के बारे में जल्द ही एक सामान्य दिखने वाला मध्यवयस्क व्यक्ति वहीं खड़ा था जहां वह था। जाती हुई गाड़ी को देखकर हैरान लग रहा था। बैंगनी जैद अमरलोक में प्रवेश करने के बाद अर्जुन ने जाली को सीमाओं के पास एक खाली जमीन पर रखा। ये वह जगह थी जहां वह आमतौर पर आराम करता था और अपना भोजन करता था। इसके बाद उसने जाली पर बाघ के अवतरण वाला चित्र लटकाया, जाली के पीछे उड़ता हुआ श्वेत सारस और जाली के सामने 100 पशु दुष्ट दमनकारी मेज। कुछ सजावट के बाद अर्जुन को अच्छा लगा देखकर कि जगह एक कमरे जैसी महसूस हो रही थी, जिसमें बिस्तर, मेज, कुर्सियां, जाली, पर्दे, बर्तन और कटोरे, चमचा और उसका पुराना मेज और कुर्सियों का सेट था। साधारण सजावट के बाद अर्जुन ने लोग के चारों ओर एक सामान्य नजर डाली, विशेष रूप से 5000 वर्ष पुराने स्वर्ण मांस लिंग जी पर। अर्जुन ने हाल ही में इस पर अधिक प्रयास व्यय किया था। अर्जुन ने बाहर कोई नहीं देखा तो जल्दी से लोग से बाहर निकल आया। इसके बाद वह सामान्य रूप से महासागर के स्थान पर वापस जाने की तैयारी करने लगा। वह आज की अपनी प्राप्ति से काफी संतुष्ट था।
लेकिन ये सोचकर कि उसने केवल एक दिन में 20 लाख चांदी के सिक्के खर्च कर दिए थे, अर्जुन को लगा कि पैसा सच में टिकाऊ नहीं था। किसी को मूल्यवान चीजें पैसे से नहीं खरीद पाएंगे और थोड़ी अधिक महंगी चीजों के लिए पहले से ही एक अविश्वसनीय राशि की आवश्यकता होगी। अर्जुन के पास बैंगनी जैद अमरलोक था और वह इच्छा नहीं रख सकता था कि बिना किसी के ध्यान में आए हरित मेघ फर्नीचर नगर की सभी मूल्यवान वस्तुओं को गुप्त रूप से लोभ में छिपा दे। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। वह जानता था कि हर परिणाम के पीछे एक कारण होता है और वह स्वयं को कुछ पैसे बचाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाना नहीं चाहता था। वह जानता था कि यदि हरित मेघ फर्नीचर नगर कुछ मूल्यवान वस्तुएं खो देता है तो निश्चित रूप से निर्दोष लोग फंसेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात अर्जुन की मानसिकता थी। उन लोगों के लिए जो अमीर लेकिन दयालुता से रहित थे, अर्जुन को उनसे कुछ लाभ छीनने में कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यदि वह निर्दोष लोगों को परेशानी में डालता तो वह उन लोगों को अमीर लेकिन दयालुता से रहित बने रहने देना पसंद करता। ये नियम था, मानदंड जिसका पालन सभी प्रकार के पात्र करते थे और जीवन के लिए आवश्यक था। अर्जुन आमतौर पर उन लोगों के लिए संतुलन नहीं तोड़ता था जो उससे पूरी तरह से संबंधित नहीं थे। वह अच्छे आदमी होने का आनंद लेता था, लेकिन कोई भी एक तरफा सभी के साथ अच्छे संबंधों में रहने का प्रयास नहीं करता था। जब वह महासागर के स्थान पर वापस लौटा तो दोपहर होने को था। जब से अर्जुन आया था, विशेष रूप से सागर चंद्रा ने एक बार भोजन बनाने के बाद, अब चाहे वे कुछ भी खाएं, वे अर्जुन के मसालों में से कुछ जोड़ते थे। इससे महासागर दंपति दोनों खुश भी हुए और चिंतित भी, विशेष रूप से महासागर। अब वह ऐसे व्यंजनों का आनंद ले रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं चखा था और बाद हड्डी आंत वृद्धि सौंदर्य शुद्धिकरण शराब पी रहा था जिसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पसंद किया जाता था। लेकिन क्या होगा यदि अर्जुन चला जाए? अध्याय 223 क्या तुम मेरे पति का बनावा कर सकती हो? इससे महासागर दंपति खुश भी हुए और चिंतित भी, विशेष रूप से महासागर। इतना अद्भुत भोजन खाने के बाद जिसे उसने पहले कभी नहीं खाया था और बाद हड्डी आंत वृद्धि सौंदर्य शुद्धिकरण शराब पीने के बाद जिसे पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा पसंद किया जाता था, महासागर सच में चिंतित था कि क्या होगा यदि अर्जुन एक दिन चला जाए। तो फिर भले ही उसे अपनी त्वचा मोटी करनी पड़े और जाने से पहले अर्जुन से और अधिक का अनुरोध करे। आनंददायक चीजें कभी न कभी तो खत्म होंगी। अब महासागर को अफसोस था कि उसने बाद हड्डी आंत वृद्धि सौंदर्य शुद्धिकरण शराब की रेसिपी अर्जुन से मानने के लिए अपना जिद दिखना नहीं दिखाया। अब उसकी सभी आशाएं अपनी बेटी के कंधों पर थीं। यदि अर्जुन सच में उसका दामाद बन जाता तो न केवल उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे पति से होता, बल्कि महासागर रोज अच्छा भोजन का आनंद भी ले सकता था। बस महासागर के व्यवहार को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि यह 60 वर्ष का आदमी क्या सोच रहा था। लाभ और हानि को समान भाव से देखते हुए उसका दृष्टिकोण एक युवा लड़के जैसा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे अच्छे जीवन साथी से वंचित रह जाए जो उसे और उसकी पत्नी को भी खुश रख सके। गुरुजी, क्या आप जानते हैं कि हरित मेघ फर्नीचर नगर का मालिक कौन है? भोजन के बाद अर्जुन ने महासागर से जिज्ञासुता से पूछा। अर्जुन सोचता था कि मालिक होने की बहुत अधिक संभावना अमर तलवार संप्रदाय, आनंदमय संप्रदाय या शाही पशु संप्रदाय से हो सकती है। अर्जुन के प्रश्न को सुनकर महासागर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अर्जुन को देखते हुए उसने हंसते हुए उत्तर दिया, एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति। अर्जुन, तुम्हें ये जानना होगा कि इस क्षेत्र में अमर तलवार संप्रदाय, आनंदमय संप्रदाय और शाही पशु संप्रदाय बहुत शक्तिशाली लग सकते हैं, लेकिन ये केवल सतह पर है। अभी भी कुछ बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अकेले हैं और बहुत ही सामान्य दिखाई देते हैं। महासागर के शब्दों को सुनकर अर्जुन अनुमान लगा सकता था कि महासागर ने अमर तलवार संप्रदाय और बाकियों को अपनी आंखों में भी नहीं सजाया था। महासागर के शब्दों से अर्जुन को एकत्र करने में सफलता मिली कि वास्तव में कई शक्तिशाली विशेषज्ञ थे जिन्होंने निष्क्रिय जीवन जीने का विकल्प चुना था, एक सामान्य आम आदमी की तरह दिखाई देते हुए। यदि ऐसा है तो क्या गुरु जी मुझे इन बहुत ही शक्तिशाली लोगों में से कुछ के बारे में चेतावनी दे सकते हैं? भविष्य में मैं ध्यान रखूंगा और उनसे बचूंगा। अर्जुन ने चाय पीते हुए सामान्य रूप से पूछा। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला दोनों ने अपनी नजरें महासागर की ओर घुमाई। मुझे तुम्हें उनके बारे में बताने दो जिनके बारे में मुझे पता है, लेकिन यदि तुम एक सटीक संख्या चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा। तुम्हें नहीं पता कि सड़क पर तुम जिस गुमनाम मछली विक्रेता से मिल सकते हो वह वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ हो सकता है। महासागर ने हंसा। इस क्षेत्र के आसपास तलवार मीनार एक बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमय अस्तित्व है। तलवार मीनार में बहुत कम लोग हैं, लेकिन वे सभी बहुत मजबूत हैं। उनकी तलवार तकनीकों की प्रतिष्ठा दूर तक गूंजती है। हालांकि ये संगठन सच में रहस्यमय है। वे हर 2 साल में केवल एक बार खुलते हैं और इच्छुक लोगों के लिए एक परीक्षा आयोजित करते हैं। जब तक वे हैं जो 9वें स्तर तक पहुंच सकते हैं, वे एक मूल्यवान खजाना प्राप्त करने में सक्षम होंगे। महासागर ने उत्तर दिया, तलवार मीनार, तुम्हारा मतलब वह 9 स्तरीय बांस की मीनार है? सागर चंद्रा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वह बांस की मीनार। हालांकि वह बांस कोई सामान्य बांस नहीं है।
इसके बजाय ये दक्षिणी सागरों से बैंगनी हृदय बांस है और यह इस्पात से भी मजबूत है। गुरुजी, तलवार मीनार ऐसी परीक्षाओं का आयोजन क्यों करता है? अर्जुन को समझ नहीं आया। यदि आप एक शक्तिशाली संप्रदाय हैं तो शिष्यों को आकर्षित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि तलवार मीनार में सच में बहुत कम लोग थे। ऐसा नहीं कि यही काफी था। यदि तुम जीतते तो वे फिर भी तुम्हें एक मूल्यवान खजाना उपहार में देंगे। वे वास्तव में क्या योजना बना रहे थे? महासागर ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। कुछ चीजें बिना किसी कारण के की जाती हैं। क्या गुरुजी ने पहले तलवार मीनार की परीक्षा की कोशिश की है? अर्जुन को लगा कि यह मामला काफी दिलचस्प था। हे हाँ, मैंने लगभग 50 साल पहले एक बार कोशिश की थी। महासागर ने हंसा। गुरुजी ने पहले किस स्तर तक पहुंचा था? अर्जुन ने जिज्ञासुता से पूछा। अर्जुन जानना चाहता था कि तलवार मीनार वास्तव में कितना शक्तिशाली था। दूसरा स्तर, महासागर ने उत्तर दिया। अर्जुन बिजली गिरने जैसा हैरान रह गया। 50 साल पहले महासागर को कम से कम पहले ही दिव्य अवस्था में होना चाहिए था। हालांकि वह केवल दूसरे स्तर तक ही पहुंच पाया। तलवार मीनार वास्तव में कितना शक्तिशाली था? गुरुजी, इन 50 सालों में आपने फिर से कोशिश नहीं की? अर्जुन ने पूछना जारी रखा। वह सच में जानना चाहता था कि महासागर के स्तर पर वह कितनी दूर जा सकता है। मैंने लगभग 3 साल पहले फिर से कोशिश करने गया था। हालांकि मैं तुम्हें परिणाम नहीं बताऊंगा। महासागर ने मुस्कुराया। पापा, बस हमें बता दो, हम दूसरों को नहीं बताएंगे। मुझे भी जानना है। सागर चंद्रा ने मुंह फुलाते हुए महासागर की एक बाहु को गले लगाया। नहीं, यदि मैंने कहा तो तुम लोग निश्चित रूप से इसे झूठ के रूप में खारिज कर दोगे। सभी परेशानियों से बचने के लिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाए। महासागर ने हंसते हुए सागर चंद्रा को उत्तर दिया। हम पापा इतने छोटे मन के हैं। दोपहर में अर्जुन बाहर नहीं गया बल्कि अकेले अपने कमरे में रहने का विकल्प चुना। अर्जुन को एकांत और शांति पसंद थी। केवल ऐसे क्षणों में ही वह अपने विचारों को सुव्यवस्थित करने और चीजों के बारे में सोचने में सक्षम होता। हालांकि वह शांति और शांतता का आनंद लेने से पहले ही 2 अन्य महिलाएं पहले ही उसके कमरे में अपना रास्ता बना चुकी थीं। वे उसे नाश्ते के लिए बाहर खींचना चाहती थीं और गलियों की सैर करना चाहती थीं। इन 2 महीनों के दौरान अर्जुन ने महसूस किया कि वह सागर चंद्रा और अग्निज्वाला दोनों के साथ बहुत परिचित हो गया था। अर्जुन, क्या तुम तलवार मीनार को चुनौती देने की योजना बना रहे हो? अग्निज्वाला ने कमरे में प्रवेश करने के बाद सामान्य रूप से पूछा। क्यों, क्या तुम मेरे बारे में चिंतित हो? अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराया। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने बहुत लंबे समय से अग्निज्वाला के साथ शरारत नहीं की थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि सागर चंद्रा और उसके परिवार की उपस्थिति में अग्निज्वाला अपने आकर्षण को वापस रखती लग रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता किसने कही? जाओ तमाशा करो। अग्निज्वाला ने प्यारे ढंग से अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं। अर्जुन ने पाया कि उसकी इच्छा शक्ति अब अतीत की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। सागर चंद्रा और अग्निज्वाला की अद्वितीय सुंदरता को देखते हुए भी वह अपने स्वभाव को बनाए रखने में सक्षम था। यदि यह उसका पिछला स्वरूप होता तो वह निश्चित रूप से पहले ही अपने ऊपर नियंत्रण खो चुका होता। हालांकि उन्हें गले लगाने या उनके नर्म शरीरों पर खुद को दबाने के लिए दौड़ने की एक झलक अभी भी थी। जो भी हो, अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले ही महिलाओं का स्वाद चखा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे बिल्ली पर पत्ते का पानी छूटा गया हो। महिलाओं के स्वाद को जानने के बाद अर्जुन उस स्वाद को बार बार चखने की इच्छा रखता था। ऐसा कहने में उसने लंबे समय से किसी महिला को छुआ भी नहीं था। अर्जुन, वास्तव में मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैं आज तुम्हें खोजने आई हूँ। सागर चंद्रा ने अड़ियल ढंग से बोलते हुए कहा। सागर चंद्रा के व्यवहार को देखकर अर्जुन कुछ हैरान था। क्या वह चाहती थी कि वह उसका डॉक्टर बने? क्या उसे कोई बीमारी या अन्य चिकित्सा स्थितियां थीं? अर्जुन ने भ्रमित होकर सागर चंद्रा को घूरा। उसने काफी लंबे समय तक घूरा और यहाँ तक कि अपनी स्वर्गीय दृष्टि तकनीक को भी सक्रिय किया। हालांकि उसके आश्चर्य के लिए सागर चंद्रा पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और उसे कोई बीमारी या चिकित्सा स्थिति नहीं लग रही थी। तुम पूर्ण रूप से ठीक लग रही हो या क्या कोई अजीब जगह है जैसे तुम्हारे नितंब या कोई अन्य जगह जो असुविधाजनक है? मुझे बताओ, हम दोस्त हैं। मैं तुम्हें मदद करूंगा। हे। मैं घमंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरी चिकित्सा कौशल काफी अच्छे हैं। अर्जुन ने वातावरण को हल्का करने के लिए उसका मजाक उड़ाया। जाओ और मर जाओ, तुम पागल हो, तुम बकवास कर रहे हो। सागर चंद्रा लाल हो गई। पहले वह अपने माता पिता के सामने होने के कारण खुद को दबा रही थी। अब वह आखिरकार मुक्त हो सकती थी और अपने शब्दों को दबाने की जरूरत नहीं थी। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि स्वर्णपंथ वज्र गरुड़ की चोटी पर आक्रामक और भव्य उपस्थिति वाली के पास वास्तव में उसके पास इतनी लड़की जैसी पहलू होंगे। ये सौंदर्य की अनपेक्षित भावना अचानक उसके दिल में सीधे लगी। सागर चंद्रा ने अपना सिर झुकाया क्योंकि उसकी सुंदर काली आंखें नमी से घिरी हुई थीं।
तुम्हें क्या चाहिए? जब तक तुम्हारे पिता मुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं करते, मैं किसी भी चीज के साथ ठीक हूँ। अर्जुन ने अपनी चुटकुलेबाजी जारी रखी। सागर चंद्रा स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या तुम मेरे पति का बनावा कर सकते हो? सागर चंद्रा की आवाज की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई, क्योंकि उसने जल्दी से अपनी नजर नीचे की ओर मोड़ ली। वह अर्जुन की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अर्जुन को अपने दिल में आश्चर्य हुआ। एक अमर जैसी अद्वितीय सुंदरता वाली महिला वास्तव में इस तरह शर्मीले ढंग से उससे बात कर रही थी। न केवल यही, बल्कि उसके शब्द किसी की कल्पना को जंगली रूप से भटकाने में भी सक्षम थे। बनावे से तुम्हारा क्या मतलब है? यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा असली पति बन सकता हूँ। अर्जुन ने जोर से हंसा। शायद यह अर्जुन कितने आराम से दिख रहे थे, इसलिए सागर चंद्रा की असुविधा भी गायब हो गई। उसके जैसी महिला द्वारा ऐसा अनुरोध करना ज्यादातर निश्चित रूप से मतलब था कि उसके पीछे एक कारण था। अर्जुन ने उसके कारणों का प्रश्न नहीं किया, बल्कि उसके बोझ को साझा करने की उम्मीद में केवल सहमति व्यक्त की। हम ज्यादा गंभीर बनो, सागर चंद्रा ने डांटा। ठीक है, इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पहले मजाक कर रहा था। भले ही तुम्हारे पिता मुझे तुमसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करें, मैं भी सहमत हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। सागर चंद्रा ने अर्जुन की ओर एक नजर डाली और फिर उत्तर दिया, कल मेरे पिता का एक अच्छा दोस्त यहाँ आ रहा है। न केवल यही, वह अपने बेटे को भी मेरे साथ सगाई का प्रस्ताव रखने के लिए लाएगा। तुम्हें वह पसंद नहीं है? अर्जुन ने मुस्कुराया। बिल्कुल मुझे वह पसंद नहीं है। सागर चंद्रा बिना शब्दों के थी। वास्तव में भावनाएं शादी के बाद धीरे धीरे पाली जा सकती हैं। अर्जुन ने एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात की, जैसे उसने सागर चंद्रा की ओर सिर हिलाया। एक निश्चित शांति के बाद अर्जुन हंस पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद करूंगा। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या हमारी प्यारी युवती यहाँ मेरे प्रति अधिक कोमल होगी और इस छोटे आदमी पर तरस खाएगी? ठीक है। सागर चंद्रा ने पाया कि वह अर्जुन के सामने पूरी तरह से असहाय थी। कितने साल हो गए थे जब किसी ने उसके साथ इतने अशिष्ट व्यवहार करने की हिम्मत की थी। इस बच्चे के मुंह में कुछ भी कहने की हिम्मत थी। बगल में अग्निज्वाला लगातार ठहाके लगा रही थी। उसने सागर चंद्रा को और भी शर्मिंदा महसूस कराया। कल तुम सागर चंद्रा दीदी के पति का बनावा करोगे। हम कहेंगे कि तुम दोनों पहले से ही शादीशुदा हो। इस तरह उस आदमी को अपना ख्याल खत्म करना चाहिए, अग्निज्वाला ने ठहाके लगाते हुए कहा। सागर चंद्रा ने आज अग्निज्वाला को अपने पास रहने के लिए कहा, बस इसलिए कि वह ये कह सके, आराम करो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? सागर चंद्रा, युए प्रिय पत्नी, हनी डियर। अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराया, क्योंकि उसके विचार जंगली हो गए। जैसे ही सागर चंद्रा ने युए शब्द सुना, वह पूरी तरह से अपना चेहरा दिखाने में असमर्थ थी। अर्जुन का अगला वाक्य उसके दिमाग में लगातार गूंज रहा था। युए, चलो हमारे बच्चे को दूध पिलाने का समय आ गया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे क्या कहकर संबोधित करते हो, लेकिन तुम्हें बेहतर अपना हिस्सा अच्छी तरह से निभाना चाहिए। तुम्हें मेरा फायदा उठाने की भी अनुमति नहीं है। सागर चंद्रा ने भारी सांस ली, क्योंकि उसने अर्जुन की ओर देखा। ओह, हम तो फिर थोड़ी कठिनाई होगी। यदि हम एक जोड़े की तरह नहीं दिखते तो उस आदमी को विश्वास कराना असंभव है ना? अर्जुन ने गंभीरता से बोलते हुए अपनी नाक रगड़ी। तो तुम्हें बहुत शरारती नहीं होने की अनुमति नहीं है। सागर चंद्रा फिर से लाल हो गई, क्योंकि उसने सिर झुका लिया। युए, शायद हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम मुझे कैसे संबोधित करोगे ताकि वह तुम्हें पीछा करने का विचार छोड़ दे। अर्जुन ने जोड़ा, हम पते जी। हाँ, क्या युए मुझे याद कर रही थी? अर्जुन ने शरारत से मुस्कुराया। सागर चंद्रा की आंखों में धुंध छा गई, क्योंकि उसने जल्दी से अग्निज्वाला को खींचा और कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वे चली गईं, अर्जुन ने कड़वी मुस्कान की, क्योंकि वह खिड़कियों पर खड़ा था तो सुंदर लड़कियों के जाते हुए पीछे के दृश्यों को देख रहा था। किसे विश्वास होगा कि सागर चंद्रा उससे ऐसा अनुरोध करेगी? दूसरों को नुकसान पहुंचाने लेकिन खुद को कोई लाभ न होने वाली ऐसी चीजें वह आमतौर पर नहीं करता था। आखिरकार सागर चंद्रा उसकी महिला नहीं थी। इसके बावजूद वे अभी भी दोस्त थे और अंततः उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोपहर में अर्जुन ने अपने कमरे में आलसे किया और आखिरकार भयंकर बाघ पहाड़ों से निकलने वाला चित्र बाहर निकाला, ताकि वह इसे अपने कमरे में लटका सके। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा और चित्र का सावधानी विश्लेषण किया। हालांकि उसने पहले ही अपने बाघ रूप के लिए महान पूर्णता चरण तक पहुंच लिया था, अर्जुन ने पाया कि अभी भी सुधार किए जा सकते थे। उसके हिरन तेज चाल तकनीक के समान उसके बाघ रूप का अभ्यास करना, हालांकि यह पहले से ही महान पूर्णता चरण पर था, फिर भी उसे अपनी विशेषताओं में वृद्धि प्राप्त करने में सक्षम बनाता। अर्जुन सोच रहा था कि महान पूर्णता चरण के बाद क्या आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका महान पूर्णता चरण वास्तविक स्तर नहीं था?
केवल उसकी वर्तमान स्थिति के बाद का चरण ही वास्तविक महान पूर्णता चरण माना जा सकता था। अर्जुन ने पूरे दोपहर चित्र का अध्ययन किया, साथ ही साथ चित्र में बाघ द्वारा उत्सर्जित प्रतीत होने वाले रूपहीन ऑरा का भी। वह चित्र की अवधारणा में डूब गया। रात में अर्जुन को पता चला कि महासागर दंपति भी इससे सहमत थे। आखिरकार वे अपनी बेटी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहते थे। यदि उसका अच्छा दोस्त सच में आता तो महासागर को भी उसे अस्वीकार करना मुश्किल होता। आखिरकार उनकी कई दशकों की दोस्ती थी। अर्जुन, कल सावधान रहो। वह छोटा आदमी 8वीं श्रेणी का दिव्य अवस्था विशेषज्ञ है। वह निश्चित रूप से तुम्हें चुनौती देगा। क्या तुम्हें आत्मविश्वास है? महासागर ने पूछा। महासागर के शब्दों को सुनकर अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। 8वीं श्रेणी का दिव्य अवस्था विशेषज्ञ आकाश तलवार संप्रदाय के प्रमुख गोंगसुन सांचियान के स्तर का व्यक्ति था। अर्जुन ने एक निंदा की। महासागर के दोस्त इतने शक्तिशाली क्यों थे? यहाँ तक कि उनके वंशजों की भी इस स्तर की शक्ति थी। इन सब ने अर्जुन को महासागर के बारे में और भी अधिक उत्सुक बना दिया। यदि मैं कल उस आदमी को घायल कर दूं तो क्या होगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जब तक तुम उसे नहीं मारते चोटें कोई मायने नहीं रखती। महासागर ने एक निंदा की। इस उत्तर ने अर्जुन को थोड़ा स्तब्ध कर दिया। ऐसा लगता था कि मामले उतने सरल नहीं थे जितने सतह पर दिखाई दे रहे थे। हालांकि अर्जुन को भी पता था कि यदि उसका प्रतिद्वंद्वी गोंगसुन सांचियान के स्तर का था तो वह उतना चिंतित नहीं था। आखिरकार उसके पास छिपे हुए हथियार, बड़ा दिव्य तलवार और 9 लहरों महान स्वर्ण हथेली की तीसरी लहरों पर उसका प्रभुत्व था। अध्याय 224 सारस रूप को समझना, सारस की शक्ति की लघु सफलता अवस्था। अर्जुन ने शांति से उड़ते हुए श्वेत सारस के पर्दे को घूरा। वह इसे आधा दिन से देख रहा था। जब उसने पहली बार हरित मेघ फर्नीचर नगर में इसे देखा था तब उसे पहले ही ऐसा महसूस हुआ था कि यह एक शांत करने वाली भावना ला सकता है। अर्जुन को लगभग ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह उस भावना को पकड़ सकता था, लेकिन ये छूने में थोड़ी फिसलन वाली थी और वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता था। बस ऐसे ही अर्जुन ने चित्र में उस सारस को घूरते हुए अपने दिल से उसका मुद्रा को महसूस करने की कोशिश की। अर्जुन ने देखा कि चित्र में सारस ने अपने शरीर को एक आरामदायक अवस्था में फैला दिया था। उसने अनजाने में वह सारस रूप प्रदर्शित किया जिसका वह अभ्यास कर रहा था। अर्जुन की प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या का प्राण स्वयं के द्वारा धीरे धीरे परिसंचरण और प्रवाहित होता रहा। उसने ये जानबूझकर नहीं किया। अर्जुन ने उस प्राण को सारस की शक्ति पर लगाया, अपने दिमाग और शरीर दोनों में जितना संभव हो सके आराम से रहने की कोशिश की। चित्र में सारस की तरह उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण को अपने शरीर में सुचारू रूप से बहने दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि इस आरामदायक विधि ने कुछ ऐसे क्षेत्रों को जो थोड़े अशुद्ध लग रहे थे अब पूरी तरह से चिकने महसूस कराया। बिल्कुल कोई रुकावट नहीं थी। अर्जुन खुश मुस्कुराहट से फट पड़ा। सारस कदमों का पालन करते हुए सारस की शक्ति को बार बार धीरे से परिसंचरित किया। इस बार अर्जुन को अपना शरीर हल्का होता महसूस हुआ। हालांकि यह बहुत कम था, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी बाहुओं को बहुत ही छोटी गतियों के साथ कैजुअल रूप से झुकाया जो लगभग अनुभव करने योग्य नहीं थी। उसके पैर जटिल गतियों को चुस्त रूप से कर रहे थे। उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण के परिसंचरण की शक्ति और सारस की शक्ति के परिसंचरण की गति को धीरे धीरे बढ़ाया। हालांकि अर्जुन ने अपने दिमाग को आराम से रखने की पूरी कोशिश की। बस ऐसे ही अर्जुन ने खुद को डुबो दिया क्योंकि उसने सारस की शक्ति को परिसंचरित किया और सारस कदमों को प्रदर्शित किया। वह 1 मीटर की त्रिज्या से बाहर नहीं निकला, लेकिन ऐसा महसूस दिया जैसे वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। समय अनजाने में बीत गया। अर्जुन को अचानक हल्कापन आया और फिर उसमें एक मजबूत शक्ति उठ रही थी। उसकी शक्तियों में अचानक विशाल वृद्धि नहीं हुई, उसकी गति भी काफी हद तक बढ़ गई थी। आखिरकार अर्जुन के लिए 10% गति पहले से ही काफी महत्वपूर्ण थी। उसने सारस रूप के लिए लघु सफलता अवस्था प्राप्त कर ली थी। अर्जुन जानता था कि उसने उसी क्षण उस अवस्था में प्रवेश किया था जब उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो गया था। उसी क्षण उसने ये भी महसूस किया कि सारस रूप के लिए केंद्र बिंदु सारस की शक्ति था। सारस की शक्ति कैजुअलनेस पर जोर देती थी और कोई अत्यधिक बेचैन या घबराया नहीं जा सकता था। शुरुआत में केवल प्राण की एक छोटी मात्रा का उपयोग किया जाना चाहिए। उच्च स्तर की समझ और सहनशक्ति के बिना कोई भी सारस रूप में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। जब और से पहले कि सारस रूप लघु सफलता अवस्था तक पहुंचेगा, सारस की शक्ति को सक्रिय करने के लिए केवल थोड़ी शक्ति की आवश्यकता होती थी। कोई जितना अधिक बेचैन होता, अवरोध उतना ही मजबूत होता। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अर्जुन भद्दा कैसा था जब उसने पहले सारस रूप का अभ्यास किया था। यदि उसने उड़ते हुए श्वेत सारस के पर्दे में अपने पर्यावरण में सारस को नहीं देखा होता तो अर्जुन को 1 साल या उससे अधिक का लंबा रास्ता तय करना पड़ता। उसने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की 4थी स्वर्गीय परत प्राप्त कर ली थी और प्राण स्वयं से परिसंचरण करना शुरू कर दिया था, जिसने बहुत मदद की। सारस रूप की अनोखी बात इसकी सूक्ष्मता में थी और इसे पूरी शक्ति से कभी प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था।
इसका मतलब यह नहीं था कि यह धीमा होगा। सभी सारस उड़ते समय बहुत आराम से लगते थे, फिर भी वे अत्यंत तेज गति से चल सकते थे और उनमें उच्च सहनशक्ति होती थी। ये सारस रूप का लाभ था। अर्जुन ने बाघ के अवतरण चित्र से राजसी ऑरा की समझ के कारण बाघ रूप के लिए महान पूर्णता अवस्था प्राप्त की थी। उसने उड़ते हुए श्वेत सारस के पर्दे को प्राप्त करने के बाद सारस रूप के लिए लघु सफलता अवस्था प्राप्त कर ली थी। उसने कुछ समय के लिए एक अवरोध का सामना किया था। हालांकि उसने सारस रूप को समझने में बहुत कठिन परिश्रम और प्रयास समर्पित किया, लेकिन यह अनिश्चित था कि सफलता का अंतिम प्रहार इस चित्र से आया था। इन जीवन चित्रों के कारण दोनों बार सफलता प्राप्त करना, ये वैसा ही था जैसा महासागर ने कहा था। चित्र किसी को कई चीजें समझने की अनुमति दे सकते थे। अर्जुन को लगा कि भविष्य में अपनी 9 पशु अनुकरण विद्या के प्रशिक्षण के लिए उन महंगे चित्रों से एक सफलता की तलाश करनी पड़ सकती है। अर्जुन को हमेशा लगता था कि बैंगनी जैद अमरलोक में समय बहुत तेजी से बीतता था, लेकिन वह बहुत संतुष्ट था। उसे अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक प्रशिक्षण समय होने पर संतुष्ट था। प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के प्राण को एक और बार परिसंचरित करने के बाद उसने जैसा कि उम्मीद थी 76वें चक्र को प्राप्त किया। यह उपलब्धि अर्जुन को बहुत खुश कर गई। वह बहुत यकीन नहीं था कि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या के स्तर नव महाद्वीपों के संसार में साधना के स्तर की तुलना में कैसे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की तीसरी स्वर्गीय परत के शिखर पर था। अर्जुन को लगा कि वह युद्ध सेनाध्यक्ष के शिखर पर किसी से जीत सकता था। हालांकि वह दिव्य अवस्था साधक की तुलना नहीं करता था, बस उसकी तकनीकें अनोखी थीं। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में वह एक दिव्य अवस्था साधक से मजबूत था, क्योंकि प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या में उसके प्रशिक्षण ने उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत किया था। इसलिए जब वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की तीसरी परत के शिखर पर था, तो वह अप्रत्याशित रूप से एक निम्न स्तरीय दिव्य अवस्था साधक को मार सकता था। जब अर्जुन ने प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी स्वर्गीय परत में प्रवेश किया, तो उसकी क्षमताएं कम से कम चौथी श्रेणी के दिव्य अवस्था साधक के बराबर थीं। वह 9 लहरों महान स्वर्ण बुद्ध हथेली का प्रशिक्षण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बाली के बाल बचाकर जीत सकता था। अब वह तब 49 चक्रों से 76वें चक्र तक पहुंचने में सक्षम था। अर्जुन ने जब वह 50वें, 60वें और 70वें चक्र तक पहुंचा, तब क्रमशः शक्तियों में काफी वृद्धि हुई। यह अन्य चक्रों में विराम करने की तुलना में कहीं अधिक था। अर्जुन को अभी भी नहीं पता था कि वह कितना मजबूत था, लेकिन वह जानता था कि वह सागरचंद्रा को नहीं हरा सकता था। आखिरकार 10वीं श्रेणी से दिव्य अवस्था के शिखर तक पहुंचना मुश्किल था। जाहिर है, दिव्य अवस्था के शिखर तक पहुंचने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने वाला लाभ भी बहुत बड़ा था। तीसरी श्रेणी के दिव्य अवस्था साधक भी दिव्य अवस्था के शिखर पर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ नहीं जीत पाएंगे। ये समान श्रेणियों के बीच सबसे बड़ा अंतर था। कोई शक्तिशाली तकनीकों पर भरोसा करके उच्च श्रेणी के किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। हालांकि समान श्रेणियों में से जो अपनी साधना अवस्था के शिखर पर नहीं था, वह शिखर पर मौजूद व्यक्ति के खिलाफ जीतना लगभग असंभव था। एक योद्धा के लिए 10वीं श्रेणी से शिखर तक पहुंचना, यह 1 से लेकर 10वीं श्रेणी तक की शक्तियों के संचय को तोड़ने जैसा था। यही कारण था कि युद्ध सेनाध्यक्ष के लिए एक सफलता प्राप्त करना और दिव्य अवस्था बनना इतना मुश्किल था। दिव्य अवस्था के लिए एक सफलता प्राप्त करना और युद्ध राजा बनना, और पिछले 1000 सालों से विशाल हरित मेघ महाद्वीप भूमि में कोई युद्ध संत क्यों नहीं था। उसने सोचा कि सागरचंद्रा ने उसे उस शक्तिशाली 8वीं श्रेणी के दिव्य अवस्था साधक से निपटने के लिए अपने पति के रूप में अभिनय करने के लिए कहा था, जो उसका पीछा करता था। अर्जुन को लगा कि हालांकि वह दिव्य अवस्था के शिखर पर मौजूद किसी को हरा नहीं सकता था, लेकिन वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी स्वर्गीय परत की अपनी क्षमताओं के साथ 8वीं श्रेणी वाले किसी व्यक्ति को संभालने में सक्षम होना चाहिए। यदि वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी परत के शिखर तक पहुंचता, तो क्या वह अगली श्रेणी के किसी व्यक्ति को चुनौती दे सकता था, जैसे वह तब किया था जब वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की तीसरी परत के शिखर पर था। दूसरे शब्दों में, क्या वह एक शुरुआती युद्ध राजा के खिलाफ बाली के बाल बचाकर जीत सकता था यदि वह प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्या की चौथी परत के शिखर तक पहुंचता। जबकि अपने विचारों को जंगली होने देते हुए उसने अपना दैनिक प्रशिक्षण पूरा किया और धीरे से बैंगनी जैदमर लोक के चारों ओर देखा। ये जगह केवल उसकी थी और वह तालाब के किनारों पर चला गया, जो अब बहुत बड़ा लग रहा था। काली मछलियों और कछुओं की वृद्धि दर काफी कम हो गई थी। उनमें से प्रत्येक पहले से कहीं अधिक तेज थे और पकड़ना मुश्किल थे। अर्जुन जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि अग्नि पक्षी हमेशा यहाँ से अपना भोजन पकड़ता था। जो धीमे थे वे अपना जीवन खो देते। जानवरों को खतरे का मजबूत एहसास होता है, और जो बैंगनी जैद अमरलोक में बड़े थे वे बाहरी दुनिया के जानवरों से कहीं अधिक चतुर थे। ये भी अच्छा है, अग्नि पक्षी को खाने को मिलता है और काली मछलियाँ और कछुआ बहुत अधिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यह विनाशकारी होगा। अर्जुन ने खुशी से इसके बारे में सोचा। उसे फिर से खुशी हुई जब उसने स्वर्ण औषधि कछुआ और सहस्राब्दी शंख देखा। ये दोनों खजाने थे जिसका हर रसायनाचार्य सपना देखता था।
वे स्वयं रसायन के लिए एक सामग्री बन सकते थे या यहाँ तक कि दूसरी सामग्री को बदल सकते थे। अर्जुन ने तालाब के किनारे मधुर सुगंध फल, पेरेला और अजवाइन का काफी बड़ा संग्रह कर लिया था। हालांकि उसने उनमें से काफी संख्या महासागर के स्थान पर छोड़ी थी, फिर भी बहुत सारे थे जो उसके लिए बहुत लंबे समय तक चल सकते थे। शक्ति वर्धन फल, चपलता वर्धन फल, सहन शक्ति वर्धन फल और शरीर वर्धन फल सब खत्म हो गए थे। उसने अंतिम 2 सहन शक्ति वर्धन फलों का उपयोग सहन शक्ति गोली बनाने में किया था। लगभग 300 वर्ष पुरानी औषधियों को देखकर अर्जुन उस मजबूत जीवन शक्ति से बहुत संतुष्ट था जो वे उत्सर्जित कर रही थी। आखिरकार प्राचीन सुदृढ़ीकरण विद्यालोक में वातावरण ऐसा कुछ था जिसकी बाहरी दुनिया से तुलना नहीं की जा सकती थी। अर्जुन को यहाँ तक कि यह जगह रोपण और साधना के लिए भी अधिक उपयुक्त महसूस होती थी। हालांकि वह यहाँ आने का मुख्य कारण ये था क्योंकि यह उसे बाहरी दुनिया की तुलना में 10 गुना अधिक प्रशिक्षण समय प्रदान कर सकता था। अगले दिन अर्जुन ने अपनी सुबह का प्रशिक्षण पूरा करने से पहले सागरचंद्रा और अग्निज्वाला आ गईं। हालांकि उसने रुकना नहीं चुना। उसने बस अभिवादन के रूप में उनकी दिशा में एक नजर डाली, जबकि सारस रूप को भालू रूप में जोड़ते हुए जारी रखा। वे भद्दी लगने वाली गतियां वास्तव में बहुत हल्की थीं और एक अजीब भावना देती थीं। फिर भी ये रहस्यमय लगता था और उसकी निर्देश शक्ति हल्की गतियों से उत्प्रोक्त थी। युए चलो एक मुकाबला करते हैं। मुझे आज तुम्हारे लिए मृत्यु की लड़ाई में अपना जीवन जोखिम में डालना पड़ सकता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सागरचंद्रा अभी भी अर्जुन द्वारा उसके उपनाम से पुकारे जाने की आदत नहीं डाल पाई थी, लेकिन उसे आज पूरे दिन उसे ऐसे ही पुकारना होगा। इसके अलावा उसे सहयोग करने के लिए खुश दिखावा पेश करना होगा। सागरचंद्रा ने एक क्षण के लिए हिचकिचाहट की और फिर अर्जुन पर हमला किया। उसकी कार्रवाइयां महासागर से बहुत मिलती जुलती लग रही थीं, लेकिन उसी समय ये थोड़ी अग्निज्वाला के तलवार नृत्य का अभ्यास करते समय भी थी। उसकी उचित बाहुओं की जोड़ी जो तुलना में हिम को फीका कर देगी तेजी से अर्जुन की ओर झपटी। अध्याय 225 पतेजी के 3 पुकार। अर्जुन धोखा देता है। अर्जुन ने देखा कि जबकि उसका हमला बहुत तेज था, उसमें बहुत अधिक शक्ति शामिल नहीं थी। उसने सीधे उस नर्म बाहुओं की जोड़ी को पकड़ लिया और कहा, यह अंतरंता करने का समय नहीं है। हमें वह चीजें सुलझानी होंगी जो आ जाने वाली हैं। जाओ तमाशा करो। सागरचंद्रा लाल हो गई क्योंकि उसका ऑरा पट पड़ा और तेजी से ऊपर की ओर उठ गया। उसने कोई तकनीक का उपयोग नहीं किया, वह केवल अर्जुन को पकड़ना चाहती थी और अपने हाथों से उसे पीटना चाहती थी। अर्जुन को उसका प्राकृतिक अशुभ माना जा सकता था, अन्य बातों को छोड़कर। केवल शक्ति के आधार पर अर्जुन की वर्तमान शक्ति दिव्य अवस्था के शिखर पर मौजूद सागरचंद्रा से पीछे नहीं थी। न केवल यही, बल्कि उसकी शक्ति उससे कुछ हद तक अधिक भी थी। अरे तुम एक झगड़ी की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? अर्जुन की एकाकी द्रुत मुष्टि लंबे समय से पूर्णता की अवस्था में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा सागरचंद्रा द्वारा किसी अन्य तकनीक का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उसके हाथ आसानी से अर्जुन द्वारा पकड़ लिए गए। अर्जुन के शब्दों को सुनकर सागरचंद्रा की सुंदर आंखों में धुंध छा गई। वह सुंदर रूप जो स्वर्ग में बेमिसाल था गहरा लाल हो गया क्योंकि वह अर्जुन पर क्रोधित प्रतीत होती दिख रही थी। तू मुझे झगड़ी कैसे कह सकता है? सागरचंद्रा बहुत अवसाद थी। अचानक उसके हाथों से चांदी रोशनी चमकी और उसने किसी तरह अपने हाथों को अर्जुन की पकड़ से निकाल लिया। जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, उसने उन्हें गूंथा और एक उल्कू की गति के साथ अर्जुन के कंधों की ओर दबाया। एक आंखों को चुभाने वाली चमकदार चांदी रोशनी इतनी धधवा हो गई कि ये दृष्टि हानि का कारण बन सकती थी। उसके साथ हाथ की तकनीकों में प्रतिस्पर्धा करना अर्जुन को थोड़ा भी डर नहीं था। बाघ रूप का सार उसकी एकाकी द्रुत मुष्टि में विलीन हो गया। उसकी प्रत्येक गति पानी की तरह बहुत सुचारू रूप से बह रही थी, और विशेष रूप से जब राजा की तीक्ष्ण ऑरा उत्सर्जित हुई और साथ ही साथ बाघ की गर्जना का उपयोग किया गया। शायद अर्जुन के ऑरा ने सागरचंद्रा को उत्तेजित किया। सागरचंद्रा के चेहरे के भाव को देखकर अर्जुन जानता था कि स्वर्णपंख वज्र गरुड़ की चोटी पर खड़ी आक्रामक महिला लौट आई थी। बस एक नजर से ही ऐसा लगता था जैसे पहाड़ जितना भारी हो। उसकी छवि आराम से बादलों से गुजर रही थी और उसके कदम एक अमर जैसे हल्के थे। अर्जुन को पहले से ही उसकी गति के साथ रहने में तनाव महसूस हो रहा था। असहाय रूप से अर्जुन केवल अपने हाल ही में लघु सफलता अवस्था तक पहुंचे अपने सांप्रतिक सारस कदमों का उपयोग कर सकता था। सारस कदम हिरण तेज चाल तकनीक के समान थे और दोनों एक प्रकार की प्राण गति थे जो अन्य साधना कलाओं और विधियों की पूरकता कर सकती थीं। वे शुद्ध रूप से सहायक प्रकार की तकनीकें थीं। जैसे ही उसने सारस रूप का निष्पादन किया, अर्जुन को तुरंत अधिक आराम महसूस हुआ। इसके बावजूद सागरचंद्रा दिव्य अवस्था के शिखर पर थी। भले ही यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई नहीं थी, अर्जुन को खड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसकी कुछ चोटें पहले ही उस पर उतरी थीं। सागरचंद्रा भी बहुत आश्चर्यचकित थी। वह दिव्य अवस्था के शिखर पर थी और चाहे अर्जुन कितना प्रतिभाशाली हो, उसने यह विश्वास नहीं किया कि वह पहले से ही युद्ध राजा के क्षेत्र में था।
छोटी उम्र से उसके पास उसकी विशेषताओं में वृद्धि करने में मदद करने के लिए साधना गोलियों का समर्थन था। चौथी श्रेणी के काले खजाने पत्थर के अलावा 2 लघु पुनरुज्जीवन गोलियों के साथ जो उसकी गर्दन के चारों ओर टंगी हुआ था, वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए अर्जुन को केवल थोड़े से अधिक दमन कर सकती थी। अर्जुन सागर चंद्रा से लड़ रहा था, इसलिए वह अपने स्वर्ण सुइयों, अपने छिपे हुए हथियारों, अपनी आदिम आग का उपयोग नहीं कर सकता था और न ही अपने 9 लहरों स्वर्ण बुद्ध हथेलियों का। अर्जुन, जिसने हमेशा अपनी जंगली शक्ति का उपयोग करके दूसरों पर बुली करने वाला था, वह अब एक सुंदर महिला द्वारा दबा दिया गया था। शुरू में अर्जुन को अभी भी लगता था कि वह शुद्ध शक्ति का उपयोग करके सागर चंद्रा को नियंत्रित कर सकता था। अब वह बाघ रूप के साथ उसके प्रहारों को मुश्किल से ही रोक सकता था। यदि वह भालू रूप का उपयोग करता तो वह केवल सागर चंद्रा के लिए एक मुक्का बन जाता। सागर चंद्रा भी पीड़ित थी, क्योंकि उसे जगह जहां अर्जुन के प्रहार लगे थे वहां सुन्नता महसूस हो रही थी। ये छोटा आदमी वास्तव में चुस्त था और उसमें अविश्वसनीय शक्ति थी। यदि उसकी रहस्यमय युद्ध तकनीकें न होती तो वह निश्चित रूप से हारने वाली वह होती। आखिरकार ये सिर्फ एक साधारण लड़ाई थी। अर्जुन सागर चंद्रा द्वारा कुछ और बार लिया गया और उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके प्रहारों की शक्ति कम हो रही थी, जिससे उसके दिल को थोड़ा गर्म महसूस हुआ। उसने अपनी ताइजी मुष्टि का उपयोग नहीं किया। आखिरकार उसने इसे अभी तक पूर्णता से नहीं सीखा था। अर्जुन दुश्मन की शक्ति का उपयोग करके उनके खिलाफ उनकी ही शक्ति का उपयोग करने के मूल सिद्धांत और प्रभाव को प्रकट नहीं कर सकता था, न कि धीमी गति से चलने के बावजूद भी दूसरों को दमन करने के उन्नत प्रभावों का उल्लेख नहीं कर सकता था। 2 पुरुषों के बीच लड़ाई या तो उन्हें महान शत्रु या घनिष्ठ मित्र बना देती है। एक पुरुष और एक महिला के बीच लड़ाई में प्यार की चिंगारण दिखने की थोड़ी संभावना होती है। रुकने के बाद सागर चंद्रा ने अर्जुन को देखते हुए अपनी आंखों में समझ की कमी थी। किसी तरह वह उसके करीब महसूस कर रही थी। पीछे मुड़कर अर्जुन वह पहला आदमी था जिसने उसके उस मुंह के माध्यम से छेड़छाड़ करने की हिम्मत की थी और जिसने उसके आसपास ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की थी। उसे लगा कि अर्जुन अन्य लोगों से अलग था, इस अर्थ में कि वह उन कुछ पुरुषों की तरह चिड़चिड़ा नहीं था जिन्हें वह जानती थी। कृपया आज गंभीर रहो, इसे खराब मत करो, वह व्यक्ति काफी अत्याचारी है। सागर चंद्रा ने उनके नाश्ते के बाद अर्जुन को बार बार चेतावनी दी। चिंता मत करो, तुम्हारा पतिजी यहाँ है, तुम आराम कर सकती हो। अर्जुन ने हंसा। वे सागर चंद्रा ने अविश्वास भरी अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन को देखा। हालांकि वह उसका खंडन नहीं कर सकी और उसे चाहे जो भी वह पुकारे उसका उत्तर देना होगा। क्या तुम्हें याद है कि जब वह आएगा तो तुम्हें मुझे कैसे संबोधित करना है? अर्जुन ने शरारत करना जारी रखा। अर्जुन के शब्दों ने सागर चंद्रा को पिछली रात के दृश्य को याद करा दिया। हालांकि वह आज इनकार नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, क्या मैं तुम्हें अर्जुन कहकर ही पुकार सकती हूँ? ठीक है, तुम कर सकती हो, लेकिन यदि वह देखता है कि कुछ गलत है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। यदि तुम्हें इस बात की संभावना है कि वह पता लगे तो तुम्हें उससे झूठ बोलने के बजाय शायद बता देना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें तब कहूंगी। सागर चंद्रा ने आधे दिन की बहुत हिचकिचाहट के बाद घबराते हुए उत्तर दिया। भूल जाओ, तुम कुछ ऐसी मजबूरी से लग रही हो। ये स्वाभाविक नहीं होगा और तुमने पहले कभी किसी को ऐसे नहीं पुकारा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह ध्यान नहीं देगा? पतिजी। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना उसे एक बिजली का झटका महसूस हुआ। सागर चंद्रा के शर्मीले अद्वितीय रूप और उसकी मधुर आवाज को देखकर उन सब ने उसे अत्यंत संतुष्ट किया। हे वेरुए, मैंने तुम्हें क्या बताया था? यह अब कहीं बेहतर लग रहा है। मुझे यकीन है कि तुम अभी बेहतर कर सकती हो। अर्जुन ने हंसा। पतिजी। सागर चंद्रा ने एक और बार पुकारा क्योंकि वह आगे बढ़ी और अर्जुन की एक बाहु को अपने आलिंगन में गले लगा लिया। क्या सभी महिलाएं ऐसी दैवीय अभिनय कौशल के साथ पैदा होती हैं? अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने दूसरी बार पुकारा तो यह वास्तव में इतना स्वाभाविक होगा। उसकी हर एक क्रिया उसके शब्दों के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। पतिजी। सागर चंद्रा ने एक और बार पुकारा क्योंकि उसने अर्जुन की बाहुओं को गले लगा रखा। सिर झुकाते हुए उन गहरे पारदर्शी काली आंखों की गहराई में एक कोमल ऊष्मा परिलक्षित होती दिखाई दे रही थी। वे अर्जुन को और भी गहराई में खींचती गईं, उसे बाहर निकलने में असमर्थ कर रही थी। अभिनय इतना मजबूत था कि अर्जुन स्वयं को भी शक करने लगा कि क्या वह सच में उसकी पत्नी है। उसके निर्दोष अभिनय को देखकर अर्जुन को लगा कि वह स्वयं लाल हो रहा था। अर्जुन ने अपनी नाक रगड़ी क्योंकि उसने अप्राकृतिक रूप से हंसा और सागर चंद्रा अपनी भूमिका में और अधिक आ गई। जब उसने अर्जुन का लाल चेहरा देखा तो उसे यह बहुत दिलचस्प लगा। जब देर सुबह आई तो महासागर के निवास पर 2 आगंतुक थे। एक आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति था जबकि दूसरा एक सुंदर दिखने वाला युवक था जिसकी आंखों में उत्तेजना की थोड़ी सी झलक थी। एक ही पंथ के पक्षी एक साथ इकट्ठे होते हैं। उस आक्रामक मध्यवयस्क व्यक्ति को देखकर अर्जुन ने मन ही मन कहा कि अचानक इतने युद्ध राजा क्यों आ गए हैं।
आक्रामक व्यक्ति की शक्ति सागर चंद्रा की मां के बराबर थी, जबकि युवक की शक्ति गोंगसुन सांचियान के बराबर थी। बेलिजिंगवेई की तुलना में वह अधिक मजबूत था। महासागर के पिता उस मध्यवयस्क व्यक्ति के घनिष्ठ मित्र थे। अर्जुन सोच रहा था कि उनके बीच क्या संबंध था। साधना पर हावी इस दुनिया में करीबी संबंध एक ही संप्रदाय में होने, बचपन के दोस्तों होने या एक ही स्तर की शक्ति होने से आते हैं। भाई महासागर, भाभी, मैंने अपने बेटे कूलान को यहाँ लाया है। मध्यवयस्क व्यक्ति की सीधी आवाज गूंजी। अर्जुन, सागर चंद्रा और अग्निज्वाला महासागर दंपति के पीछे खड़े थे। चाचा और चाची, आपसे मिलकर खुशी हुई। युवक ने मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक झुककर नमस्कार किया। इसके बाद उसने अपनी नजर सागर चंद्रा की ओर घुमाई। महासागर को उसकी आंखों में इच्छा और प्यास देखकर घृणा महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ था।